हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। ओके, सो इसी नोट पे क्लास 12 स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चैप्टर था आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और इसमें हमें पढ़ना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये वीडियो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले आपको लॉन्ग आंसर का पार्ट 1 मिला था जहां हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई रियली होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है। जितने भी क्वेश्चंस थे सब इंपॉर्टेंट थे और उन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। इस वीडियो में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपके लॉन्ग आंसर्स में, उन्हें हम पूरा फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। तो क्या रीड करता है ये क्वेश्चन आपके सामने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, which is perpendicular to the plane this। ओके, आपको प्लेन की एक इक्वेशन चाहिए और उस प्लेन के बारे में क्या बोला है कि वो जो प्लेन है ना, इस प्लेन से परपेंडिकुलर है एंड वो प्लेन कंटेन करता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। तो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को वो कंटेन करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्हें क्या बोला कि आप हमें एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन बताइए जो इस वाले प्लेन से परपेंडिकुलर है और वो प्लेन क्या कंटेन करता है? द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। मतलब इस वाले प्लेन और इस वाले प्लेन के इंटरसेक्शन से वो प्लेन निकला है एंड साथ ही साथ वो जो इंटरसेक्शन से प्लेन आया है वो परपेंडिकुलर है उससे। तो बस ठीक है, आप लोग यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ करोगे। सबसे पहले अगर आपके दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको जो नया प्लेन मिलता है वो कैसे मिलता है? इस फॉर्मूला से। मैम ये पाई 1 पाई 2 क्या है? पाई 1 पाई 2 कुछ नहीं, प्लेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक, सपोज ये मेरा पाई 1 प्लेन है, ये मेरा पाई 2 प्लेन है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो मुझे प्लेन मिलेगा उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 से इक्वल टू 0। तो मुझे इनके इंटरसेक्शन से प्लेन मिल जाएगा। अब इनके इंटरसेक्शन से जो ये प्लेन आया है ना, वो इस प्लेन से कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो आप लोगों को अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है वो याद होना चाहिए। याद है, अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होती है? उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम कितना होता है? 0। मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। बस, तो ये दो बातें बस आपको याद रखनी है और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। एक तो इंटरसेक्शन से प्लेन निकाल लेना, वो प्लेन उस वाले प्लेन से कैसा है? परपेंडिकुलर। तो दोनों के डी का प्रोडक्ट का सम इक्वल करना 0 से, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके, चले सॉल्व करने क्वेश्चन को, आ जाओ। तो हमने एक पूरा रफ आइडिया देख लिया है इस क्वेश्चन का क्या क्या करना है। अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, या फिर आप लिखो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके, द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द intersection of the plane this and this। ठीक है, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस क्या लिखा है? वो लिखा है आपके सामने x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, नहीं -4 है, -4 इक्वल टू 0। एक प्लेन ये हो गया एंड दूसरा प्लेन क्या है? दूसरा प्लेन आपके सामने है 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। क्या होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन आपको मिलेगा? वेरी गुड, दिस प्लेन प्लस लैम्डा दिस प्लेन इक्वल टू 0। तो बना लो इक्वेशन। इक्वेशन मिलेगी आपको x प्लस 2y प्लस 3z -4 प्लस लैम्डा, इसको उठा लो, 2x
प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें ये प्लेन मिला। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, कैसे? x वाले टर्म्स एक तरफ, y वाले एक तरफ एंड z वाले एक तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे x वाले टर्म्स कौन है? x प्लस 2 लैम्डा x, तो दोनों से x कॉमन ले लेना, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 लैम्डा एंड दिस इज योर x। ओके, प्लस 2y प्लस लैम्डा y कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा 2 प्लस लैम्डा एंड दिस इज योर y। ठीक है, 3z प्लस माइनस लैम्डा z। ठीक है, मतलब क्या? 3z माइनस लैम्डा z, तो इन दोनों से क्या कॉमन ले लो आप लोग? z कॉमन ले लो, तो यहां मिलेगा आपको 3 माइनस लैम्डा z। ओके, फिर क्या बचा? कांस्टेंट वाले टर्म्स उन्हें ले लो आप, सो दिस इज माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा, तो ये रहा मेरा प्यारा सा प्लेन। ठीक, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकल रहा है। क्या ये बातें क्लियर है? ओके, अब ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन से। ओके, सो प्लेन 1 आप चाहो तो यहाँ नीचे लिख लेना, क्या लिखोगे आप लोग? प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर। देखो, मन में हमें सब पता है स्टेप्स कैसे लिखना है, क्या करना है, सॉल्व करना हम सब जानते हैं, लेकिन उसे रिप्रेजेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अभी मैं आप लोगों के रिप्रेजेंटेशन पे वर्क कर रही हूँ कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से प्रेजेंट करके आओगे। ठीक है, सो आप क्या देख रहे हो कि आपका प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इससे परपेंडिकुलर है किससे? 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। इससे आपका ये प्लेन परपेंडिकुलर है। फिर हम जानते हैं कि अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? कंडीशन होती है क्या? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। बस आपको इसी कंडीशन का यूज करना है। इसके a1 b1 c1 को ले लो और इसके a2 b2 c2 को ले लो। हमेशा याद रखिएगा डायरेक्शन रेशियोज कैसे मिलते हैं प्लेन के? x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट एंड z के कोएफिशिएंट। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 प्लस 2 लैम्डा, y का कोएफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, z का कोएफिशिएंट 3 माइनस लैम्डा। तो मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, ये क्या है मेरा? a1, ठीक है, ये मेरा b1 है और ये मेरा c1 है। सिमिलरली दिस इज माई a2, ये रहा b2, ये रहा c2। आप चाहे तो पेपर में ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिखा वेयर a1 इज दिस, b1 इज दिस, c1 इज दिस। नीचे पूरा स्टेटमेंट लिख के बता सकते हो। ठीक है, चलो अभी तो फिलहाल आपके हिंट के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस रूल को लगा देते हैं और जल्दी से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। आ जाओ आप लोग। तो अब हम क्या करेंगे? a1 कौन था आपका? 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा इनटू a2 क्या है आपका? 5, इनटू करो आप 5 का, प्लस b1 2 प्लस लैम्डा, b2 3, तो 2 प्लस लैम्डा इंटू 3 करो। सो आप यहाँ लिखेंगे 2 प्लस लैम्डा इंटू 3 प्लस, कहाँ गए अपन? यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा इंटू 6। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 3 माइनस लैम्डा इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 किया। अब बस फटाफट आप लोग लैम्डा की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? सो दिस इज 5 प्लस 10 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 6 3 is 18 माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन तो आपके हाथ में, फास्ट कर लो, स्लो कर लो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। सो 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 3 7, तो 7 लैम्डा। ओके, ये कितना हो रहा है? 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 18, 18 और 11 कितना? 29। सो पॉजिटिव में था, इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या? -29, यानी कि आपको लैम्डा मिल रहा है -29/7। मैम हमें तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन चाहिए थी। अरे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपके पास है, ये जो इक्वेशन 1 नजर आ रही है ना, यही तो वो इक्वेशन थी। बस यहाँ परेशानी क्या थी? लैम्डा की। तो लैम्डा आपने गायब कर लिया परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से। अब आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आई है ना, उसे आप बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ इक्वल टू 0 भी था ना, उसे बस आप सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 और ये रही आपकी इक्वेशन 1। ओके, चलो
तो इस इक्वेशन को ले चलते हैं, लैम्डा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन थी हमारे पास 1 + 2 लैम्डा एक्स, यहाँ लिखें क्या 1 + 2 लैम्डा कितना है -29/7। मैं यहाँ लिख देती हूँ पुट इन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में जाके डाल दो तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। सो 1 + 2 लैम्डा, बाहर क्या था x, ओके, प्लस कहाँ गया ये रहा 2 + लैम्डा y, तो 2 प्लस आप लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा, लैम्डा कितना है -29/7, 2 - 29/7 y, ठीक है, प्लस 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है अपना -29/7, सो 3 + 29/7 हो जाएगा ये 3 + 29/7, ओके, एंड दिस इज योर z। फिर क्या लिखा है -4 + 5 लैम्डा, तो आप लिखेंगे इसे -4 + 5 लैम्डा, लैम्डा कितना है -29/7, -29/7 = 0। सब ठीक है, क्या किया इक्वेशन 1 में जाके बस लैम्डा की वैल्यू रखी। अब इसको बस आपको सिंप्लीफिकेशन करना और आंसर तो 100% आपके हाथ में है, ठीक है। तो आओ जरा ऐसे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं अपन साथ में। तो कितना आएगा ये 1 - 2 9 18, 158 -58/7, ये रहा आपका x, ठीक है, प्लस 7 2 14, 14 - 29, सो 14 - 29 15, ठीक है, -15, ओके, सो दिस इज -15y, डायरेक्ट लिख देती हूँ इसे, सही है। यहाँ पे आ जाओ 7 3 21, सो 21 एंड 29 कितना 50, सो वी आर गेटिंग 50z, ओके, माइनस, पहले अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं अलग से। आ जाओ, ये क्या है -4, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -5 9 45, 5 2 10 14, 145, ये रहा 7, तो इसके पास ही था अभी 7 यहाँ पे है, 7 एलसीएम लो, सो 28 - 145/7 कितना हो रहा है ये 145, 28 13, 8 9 10 11 13, ठीक है, 4 5 6 7 173। सो यहाँ आपको पूरा सिंप्लीफिकेशन करके कितना मिला -173, एंड ऑफ कोर्स डिवीजन में 7 भी है, इन लोगों की 7 कहाँ चले गए, ये भी 7 था यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ओके। अब वो वाली कैलकुलेशन और कर लो, कितना आएगा 7 एलसीएम आएगा, 7 - 58 कितना 51, तो -51x, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ इधर ही, यहाँ मुझे कितना मिल गया -51x, और नीचे ये 7 भी था। अच्छा देखो 7 इन सबके पास है ना, हटा दें इसे, चलो इसको भी हटा दो आप, ये 7 चला गया आपका, ठीक है। अब चाहो तो आप यहीं रुक जाओ, लेकिन कभी भी सबसे आगे नेगेटिव साइन अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं बुक वाले, तो अब भी कर दो, नेगेटिव साइन कॉमन लेके 0 के पास सेंड कर दो, तो ये नेगेटिव यहाँ से गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, अब ये रहा आपके पास आंसर। कितना आंसर आया है, आंसर आया है आपके पास 51x + 15y - 50z + 173 = 0, दैट्स इट। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और बस आपको चीज़ों को समझना था। खुद से करोगे इस क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है, लेकिन अगर समझ रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। क्लियर है क्वेश्चन, क्या कहा था क्वेश्चन ने, प्लेन की इक्वेशन बता दो जो इससे परपेंडिकुलर है और इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकला है, तो हमने ठीक कहा, ठीक है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकला है तो आप जानते हो क्या काम करना होता है, सो वही यहाँ पे आपने इक्वेशन बना दी उसकी, फिर x वाले टर्म्स एक तरफ, y वाले एक तरफ, z वाले एक तरफ, एंड कांस्टेंट आपका एक तरफ। फिर आप जानते हो कि ये प्लेन कैसा है, परपेंडिकुलर है उस प्लेन से, तो इनके drs का प्रोडक्ट का सम कितना होगा 0। वही काम आप लोगों ने किया और आपको लैम्डा मिल गया। फिर आपने जाके लैम्डा अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। इक्वेशन नंबर 1 कौन थी, ये रही, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन किया थोड़ा सा और आपके पास आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर चलते हैं आगे। डन, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे ये, द प्लेन ax + by = 0 is rotated about its line of intersection with the plane z = 0। ठीक है, आपको यहाँ से क्या वर्ड समझना है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है,
तो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक नया प्लेन आएगा और उस प्लेन की इक्वेशन आप जानते हो, क्या करना है, दिस प्लेन प्लस लैम्डा दिस प्लेन इक्वल टू 0। तो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन निकलेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम तो बस अपने काम की चीजें क्वेश्चन में से निकाल लेंगे। तो पहली चीज तो ये है। फिर इन्हें क्या बोला, अब एक बार फिर से रीड कर लो, द प्लेन दिस इज रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस थ्रू एन एंगल अल्फा। ठीक है जी, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपको जो प्लेन मिला वो प्लेन और ये वाला प्लेन जब इन्हें रोटेट किया ना तो इनके बीच में एक एंगल आया है और उस एंगल का नाम क्या है, अल्फा। मतलब दो प्लेन्स के बीच में एक एंगल है और वो एंगल आपका अल्फा है। ठीक है, तो आपको क्या, आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स वाला, तो आप उसे याद करो। फिर इन्हें क्या बोला, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इट्स न्यू पोजीशन इज दिस। तो इसके जो न्यू पोजीशन पे प्लेन आया रोटेट करके, उसकी इक्वेशन ये है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं। आप क्या करो ना, कीवर्ड्स पकड़ा करो। सबसे पहले इन्हें बोला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, फिर इन्हें बोला कि इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल अल्फा है। अब आप क्या जानते हो वो लॉजिक लगाओ और आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये प्लेन इस प्लेन को रोटेट किया है अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन z इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ, क्या लिखोगे आप लोग, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, तो दिस प्लस लैम्डा आप लिखेंगे यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा z इक्वल टू 0। ये बातें क्लियर है। ये क्या किया, इन दोनों के इंटरसेक्शन से प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। सपोज करो ये आपका पाई 1 है, ये आपका पाई 2 है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन आएगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0। तो बस वही काम तो किया मैंने, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। इन दोनों के नाम भी लिख देना आप लोग, तो नाम लिख देते हैं, थ्रू ऑफ द प्लेन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। तो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन की इक्वेशन आई वो क्या आई, पहला प्लेन प्लस लैम्डा दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। चलो ठीक है, ये बात तो क्लियर है। ओके, अब इनने क्या बोला है, the plane this is rotated about its line of intersection with the plane this through an angle alpha। तो इस प्लेन को हमने रोटेट किया है किसके साथ, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से। एक हल्का सा डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूं मैं। सपोज मेरा एक प्लेन है ये बी वाई इक्वल टू 0, ये आपका पहला प्लेन हो गया। दूसरा प्लेन क्या है, z इक्वल टू 0, तो कुछ ऐसा बना होगा, मान लो इसका नाम है z इक्वल टू 0। अब इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन निकलेगा वो आप जानते हो कैसे निकलेगा, दिस प्लेन प्लस लैम्डा दिस प्लेन इक्वल टू 0। ठीक है, उसकी इक्वेशन आपके सामने रखी भी है। तो आओ जरा उस प्लेन को भी बना लें अपन। तो उस प्लेन को हमने कैसे बनाया, एक अलग कलर से बनाते हैं। तो ये रहा आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाता हुआ प्लेन। ठीक है, इन दोनों के ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे निकला है ये प्लेन। नाम क्या होगा इसका, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा z इक्वल टू 0। फिर इनने क्या बोला, द प्लेन ax प्लस बी वाई इज रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो ये प्लेन गया है, अब इस पीछे वाले प्लेन को रोटेट किया। ठीक है, रोटेट किया इसके अराउंड, तो ये यहां से थोड़ा आगे आ जाएगा। सपोज करो रोटेट करने पे ये प्लेन कहीं यहां पहुंचा। ठीक, कहां पे पहुंचा देखते चलना आप लोग, आगे आ गया थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। ये जो पीछे वाला प्लेन था ये कहां आ गया, आगे आ गया, तो इसको हटा सकती हूं मैं। ठीक, और कितने एंगल से रोटेट किया है इसको रोटेट किया है आपने अल्फा एंगल से। क्या नाम है इस रेड वाले प्लेन का, इसका नाम है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0।
ठीक, इस वाले प्लेन को रोटेट किया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, तो यहाँ आया तो कितना एंगल बनाया उसने, अल्फा बनाया। तो ये जो अल्फा एंगल है ये किन दोनों के बीच में है, प्लेन AX प्लस BY इक्वल टू 0 एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाला प्लेन। तो यहाँ जो काम की चीजें हैं सिर्फ उसको रखती हूँ, बाकी सबको अगर मैं हटाऊं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। इसको हटा दिया, देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम बन रहा है, ठीक है, ये रहा। तो ये अल्फा एंगल किसके बीच में है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाला प्लेन एंड AX प्लस BY इक्वल टू 0। क्या डायग्राम कुछ कुछ समझ में आया, ठीक है। बस आपने अगर इतना समझ लिया फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, आपको पता चल गया कि ये जो अल्फा है किसके बीच में है, प्लेन AX प्लस BY प्लस लैम्डा Z इक्वल टू 0 एंड AX प्लस BY इक्वल टू 0। बस अगर आप ये चीज़ ही समझ गए थे आपका काम हो गया था, ठीक है। डायग्राम तो सिर्फ हल्का सा हमने अपनी क्लैरिटी के लिए बनाया है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि अब क्या करना है इस क्वेश्चन में अपन को। इट इज गिवन दैट द प्लेन, सिंपल लिखो क्या है इस प्लेन का नाम, AX प्लस BY इक्वल टू 0, द प्लेन दिस एंड प्लेन 1 मेक्स एन एंगल अल्फा। इनके बीच में कितना एंगल है, अल्फा एंगल है, ठीक है। किसके बीच में, उस प्लेन के बीच में एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाले के बीच में अल्फा एंगल है। तो दो प्लेन्स के बीच में अगर एंगल है तो क्या फॉर्मूला होता था, बिल्कुल ठीक जवाब आप लिखेंगे यहाँ कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल है और दोनों प्लेन्स के DRs का प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पहले वाले का DR का स्क्वायर का सम इंटू अंडर रूट दूसरे वाले प्लेन का DR का स्क्वायर का सम, ठीक है। तो बस वही लॉजिक लगा दो। पहला प्लेन क्या है आपका, सपोज ये रहा, सो A इंटू ए स्क्वायर, ये आपका पहले वाले प्लेन का DR, ये इसका DR, दोनों का प्रोडक्ट A स्क्वायर, प्लस B इंटू B कितना हो गया, B स्क्वायर। Z का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पे Z का कोएफिशिएंट लैम्डा है तो ये तो 0 ही है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट पहले वाले प्लेन के DRs का स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब C स्क्वायर तो है ही नहीं तो मत लिखो, इनटू उस वाले को पकड़ो, उसका स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। आपको बस वो इक्वेशन तक पहुंचना है, हम वहाँ तक पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। सो आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए आप लोग, तो क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड है तो ऊपर नीचे स्क्वायरिंग करोगे, नीचे वाले के तो अंडर रूट चले जाएंगे, तो दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ओके, इनटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ तक सब ठीक है। अब एक बात सुनो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक से एक चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, आपके पास ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ ले जाओ तो कितना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ लिखोगे आप लोग कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, इस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में कॉस स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई करो और लैम्डा में कॉस स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ओके। अब इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाओ आप, तो कितना मिलेगा आपको, दिस इज लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इसे फिक्स रखो, दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस पूरे को उठा के वहाँ ले जा रहे हैं तो नेगेटिव, यहाँ लिखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा। सब ठीक है। दोनों से क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों से मैंने यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, सही है, ले लें बाहर, ओके। तो कितना आएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, बाहर ले लो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ क्या आया आपके पास
1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कुछ ऐसा आया। ठीक, अब क्या करें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो आगे चलो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे साइन स्क्वायर अल्फा लिखो, तो लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ मुझे मिला साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा को यहाँ डिवीजन में सेंड कर दूँ तो मुझे लैम्डा कितना मिल रहा है, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना, टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब मुझे तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर अल्फा भी अंडर रूट में जाता है लेकिन स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, सो दिस इज 10 अल्फा। ये आपको लैम्डा की वैल्यू मिली है। अब इस लैम्डा की वैल्यू को उठा के आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर, तो आपको न्यू प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, अभी तो ये फैमिली ऑफ प्लेन था, आपको न्यू प्लेन चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू गायब करनी होगी, तो लैम्डा की वैल्यू जो आई है उसे उठा के यहाँ रखो, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे और यही आपको लेके आना है। लेके चलते हैं इसको अपन, हमारे पास पुट इन वन, फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया क्या इसको, हाँ, तो आप लिख दो पुट लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस इन 1। ठीक है, 1 में जाके डाल दो तो आपको क्या मिलेगा, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा z था ना, तो प्लस माइनस लैम्डा क्या है आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 अल्फा z। यही लेके आना था क्या, चेक करो, आ जाओ। ठीक, अब ये z अपन भी चाहो तो ऐसा ब्रैकेट बना दो तो अच्छा दिखेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन क्लियर है, क्या क्या कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे एक बार बस वर्ड्स को पकड़ लो, कीवर्ड्स पकड़ लिया करो क्वेश्चन का, आपको स्टार्टिंग मिल जाएगी। और एक बार आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग मिल गई ना तो आप एंड तो कर ही लोगे। मैंने यहाँ पे क्या वर्ड्स पकड़े, सबसे पहले कि जो एक प्लेन है ना जिसकी हमसे इक्वेशन चाह रहे हैं, न्यू प्लेन की इक्वेशन, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से निकला है, किन दोनों के, इस वाले प्लेन के एंड उस वाले प्लेन के। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से तो हम जानते हैं कैसे प्लेन बनाते हैं, पहला प्लेन प्लस लैम्डा, दूसरा प्लेन इक्वल टू 0, तो उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से हमें फैमिली मिल गई। लेकिन इस फैमिली का हमें क्या करना है, हमें तो प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो क्या समस्या है, लैम्डा, लैम्डा को करना होगा गायब। तो उस लैम्डा को गायब करने के लिए उनने हमें आगे भी कंडीशन दी है, क्या, कि इस प्लेन को जब हमने रोटेट किया ना वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाले प्लेन से, तो उनके बीच में एंगल अल्फा बनाए, बस काम खत्म। फिर आप जानते हो कि दो प्लेन्स के बीच में अगर एंगल आ जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है, तो बस उस फॉर्मूले को यहाँ लगा दिया हमने। फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तो फॉर्मूले को लगाया, फिर अब आंसर हमें वो लेके आना था। मतलब हमें लैम्डा की वैल्यू ऐसी कुछ चाहिए कि अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए। अभी हमारे पास लैम्डा कैसा आया, अभी तो कुछ भी नहीं आया, अभी तो यहाँ इक्वेशन में ही है वो। तो बस कोशिश करते चलो, धीरे धीरे स्क्वायरिंग करो, कुछ भी करो, आपको तो 10 तक पहुँचना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस किया, फिर स्क्वायरिंग किया, उसके बाद थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई, लैम्डा मिल गया, इक्वेशन 1 में जाके डाल दिया तो न्यू प्लेन की इक्वेशन आ गई, दैट्स इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे, ठीक है, आ जाओ। रीड करो क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस whose perpendicular distance from origin is unity। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन चाहिए, अपने तो कीवर्ड्स पकड़ो आप, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, आपको एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दैट प्लेन। वर्ड क्या पकड़ा आप लोगों ने, इंटरसेक्शन पकड़ा। हम जानते हैं अगर एक प्लेन हमें दे रखा है, दूसरा प्लेन भी हमें दे रखा है, तो इनके इंटरसेक्शन से जो जाएगा ना प्लेन, वो फैमिली ऑफ प्लेन होगा। और उस फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन हमें कैसे मिलती है, नॉर्मल काम करना है बस आपको, पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0, दैट्स इट। फिर इस लैम्डा तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन वाले हमें कोई ना कोई हिंट जरूर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या हिंट दे रखी है इन लोगों ने, कि जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, आपको ये जो प्लेन मिला ना फ्रॉम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन,
उस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 1 है। तो ये जो हिस्सा इन लोगों ने हमें दिया है ना, इट इज बेसिकली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये क्यों दिया है? सो दैट हम लोग लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लें और उसके बाद जाके इस फैमिली में लैम्डा की वैल्यू रख दे और प्लेन की इक्वेशन इन्हें दे दे। एक हल्का सा पिक्चर क्लियर हुआ? ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा सुनो, जब मैंने आप लोगों को इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन का कंसेप्ट पढ़ाया था तब आपको मैंने बताई थी एक बात, क्या कि अगर वेक्टर फॉर्म में इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन चाहिए, सपोज दिस इज आर वेक्टर प्लस n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1, है ना, और ये आपका r वेक्टर प्लस n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2, तो इनके इंटरसेक्शन से जो मुझे प्लेन की इक्वेशन मिलेगी वो कैसे होगी? याद है क्या आप लोगों को? r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, अगर ये पूरी ऐसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप जानते हो आपको क्या करना है, डिराइव करना पड़ेगा और फिर यहाँ तक पहुँच जाना। ठीक है, सो याद तो होगी आप लोगों को, नहीं है तो अभी याद कर लो। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर हमें फैमिली ऑफ अ प्लेन चाहिए और प्लेन हमें वेक्टर फॉर्मेट में गिवन है तो क्या कैसा दिखना चाहिए प्लेन? कुछ इस टाइप का कि r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 और दूसरा प्लेन होना चाहिए आपका r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। फिर इनके इंटरसेक्शन से जो हमें प्लेन मिलेगा वो कैसा होगा? r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ओके, ये क्यों रिवाइज कराया? क्योंकि अभी हमें प्लेन के इंटरसेक्शन से फैमिली चाहिए। तो पहला प्लेन ऐसा है, आओ जरा इसको इस फॉर्मेट का बनाए। मतलब क्या? दिस इज r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, d1 क्या है मेरा 6। ओके, ये क्या है? r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, यहाँ d2 क्या है मेरा 0, और फिर इस इक्वेशन में डाल देंगे और इन्हें इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन से जो फैमिली आई है वो बता देंगे। लेकिन इनको फैमिली ऑफ प्लेन तो चाहिए नहीं, इनको तो प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो ठीक है वो भी बता देंगे। उस फैमिली ऑफ प्लेन से बस लैम्डा गायब करना है और वो लास्ट लाइन हमारी हेल्प कर देगी। अब बहुत ध्यान से धीरे धीरे क्वेश्चन सुनते चलो। सबसे पहला प्लेन है आपका r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6 को मैं इज इक्वल टू के इस साइड लेके जा रही हूँ तो पॉजिटिव 6। ओके, और इसका क्या नाम है? दूसरा प्लेन ये है आपका r वेक्टर डॉट 3i कैप, ओके 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 0। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इसे प्लेन 1 नाम दे दो, इसे प्लेन 2 नाम दे दो। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, आप लिखेंगे यहाँ पे थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेन के इंटरसेक्शन से जो हमें प्लेन मिला है उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन होगी r वेक्टर डॉट n1, n1 क्या है? i कैप, यहाँ पे ब्रैकेट बनाओ अच्छे से, i कैप प्लस 3j कैप प्लस लैम्डा n2, n2 क्या है? ये रहा, तो लिखो इसे आप 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप। ओके, सो r वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 ओके इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। d1 क्या है आपका 6 प्लस लैम्डा 0। ठीक है, अब d2 है ही नहीं तो क्या करें उसका, तो 6 प्लस लैम्डा 0 मतलब कि सिर्फ 6 आ रहा है आपके पास। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, i वाले टर्म्स एक तरफ लिख लो। ठीक, तो i वाले टर्म्स थोड़ा एक तरफ लिखते हैं अपन। सो क्या मिलेगा आपको? r वेक्टर डॉट 1 प्लस 3 लैम्डा, बाहर लिखोगे i कैप, 1 प्लस 3 लैम्डा बाहर लिखा i कैप, प्लस 3 माइनस लैम्डा बाहर लिखोगे j कैप। सो 3 माइनस लैम्डा बाहर लिखा j कैप। ठीक है, k तो है ही नहीं यहाँ पे, अच्छी बात है, तो ये तो अकेला ही आएगा, माइनस 4 लैम्डा k कैप, है ना। बंद करो एंड दिस इज इक्वल टू 6। ये बात समझ में आ रही है? इसे आप इक्वेशन नंबर ए नाम दे दो।
क्योंकि इन लोगों को जो प्लेन की इक्वेशन चाहिए ना, वो आपकी बेसिकली ये ए इक्वेशन ही है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लैम्डा। अगर इस इक्वेशन ए में आप इस लैम्डा को गायब कर दोगे तो आप इन्हें वो प्लेन की इक्वेशन दे दोगे जो ये आपसे चाह रहे हैं। ओके, अब इस लैम्डा को गायब करने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आगे इन्हें हमें क्या हिंट दिए कि जो भी प्लेन आया है ना, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है ना, यूनिटी है। इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन आया है, जो फैमिली ऑफ प्लेन्स आई है, ठीक है, उसमें क्या है ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है ओरिजिन से, वो यूनिटी लेना है। क्या ये लाइन आपको कुछ देखी देखी सी लग रही है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ऐसी कौन सी आपने प्लेन की इक्वेशन पढ़ी है जहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन लिया करते थे अपन? आप बोलोगे मैम सबसे पहला नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन की इक्वेशन क्या होती थी? आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। याद आया? जहां पे डी क्या होता था? डी होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ये एन कैप क्या होता था? यूनिट वेक्टर। तो क्या ये जो हमारे पास इक्वेशन ए आई है, क्या बेसिकली ये जो 6 है मेरा, ये डी है क्या? मतलब ये डी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है क्या? ये देखो, दिस इज आर वेक्टर, ये आपका एन वेक्टर, और ये क्या है? डी। तो क्या मैं इस डी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोल सकती हूँ? आप कहोगे नहीं, वो तो मैम आप सिर्फ तब कह सकते हो जब आपका प्लेन ऐसा दिखे जैसा आपने हमें अभी बताया, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। क्या गारंटी है कि ये एन कैप है ना? अगर ये एन कैप होता तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता, लेकिन कोई गारंटी ही नहीं है, तो आप इसे क्या ट्रीट करोगे? एन वेक्टर ट्रीट करोगे। बेसिकली ये जो इक्वेशन ए आपके हाथ में आई है, इट इज ऑफ द फॉर्म आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपके पास है, तो आप इस जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अगर इस एन वेक्टर को मैं एन कैप बना दूं, तो कैसे बनाएंगे एन वेक्टर को एन कैप? बहुत अच्छे से जानते हो, कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं बेसिकली ये जो एन कैप होता है ना, क्या होता है? ये एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर होता है मैम। तो बस ठीक है, मैथ से बैलेंस करना होता है, याद रखना। तो यहाँ पे अगर आप एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे भी डिवाइड करोगे, ठीक है। और अब आपका ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो आपके पास इक्वेशन ए में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन में, नॉर्मल फॉर्म में। और ये जो अब आपके हाथ में आया है, दिस इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ये जो अपने हाथ में आया है। और क्वेश्चन वालों ने भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया है, कितना? यूनिटी। तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आया है और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, उसे आप क्या करोगे? इक्वेट, क्योंकि दोनों एक ही चीज तो बता रही है। इक्वेट करोगे, आपको 100% लैम्डा मिल जाएगा। फिर इक्वेशन ए में आके लैम्डा की वैल्यू डाल देना, खुश हो जाना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सारी बातें? चलो तो काम पे लग जाए। क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे इस एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड करना है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें हिंट दे रखी है कि जो भी प्लेन है ना, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यूनिटी है, मतलब नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पे कैसे भी करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बनाना पड़ेगा। अभी तो ये सिर्फ डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। चलो तो काम पे लगते हैं। क्या करना है? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है दोनों तरफ। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप लोग, बढ़ा जाएगा थोड़ा, ठीक है, आ जाओ। सो दिस इज आर वेक्टर डॉट, क्या लिखा है? 1 + 3 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा आई कैप, 3 - लैम्डा जे कैप, 3 - लैम्डा जे कैप प्लस नहीं -4 लैम्डा के कैप, -4 लैम्डा के कैप, ओके जी, इज इक्वल टू 6। क्या करना है? इसको नॉर्मल फॉर्म बनाना है, तो डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, ओके। सो आर वेक्टर डॉट, इससे तो कुछ लेना देना है ही नहीं, बट ठीक है, कर दो काम। सो आई कैप प्लस 3 - लैम्डा जे कैप माइनस, ये क्या लिखा है मैंने? 4 लैम्डा के कैप, डिवाइडेड बाय
इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो अंडर रूट, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर का, आई जे एंड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम करके। तो यहाँ पे क्या है 1 + 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 - लैम्डा का स्क्वायर प्लस -4 लैम्डा का स्क्वायर। अब भाई मैथ से तो बैलेंस करना होगा, इस 6 के नीचे भी तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। तो ये क्या है आपका, ये बन गया 1 + 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 - लैम्डा का स्क्वायर प्लस, इसको तो कर सकते हैं ना अपन 16 लैम्डा स्क्वायर। ओके, अब ये अच्छा बन गया। अब बेसिकली ये क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो आया ना अपने पास, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन ए। सो दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन ए, है ना, ए नाम रखा था अपन ने, ये प्लेन ए का नॉर्मल फॉर्म हो गया। बहुत अच्छी बात है। हमें इस पूरे से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन हो गया है तो ये क्या है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और ये अपना डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आया है। क्वेश्चन वालों ने अपन को डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना दिया है, यूनिटी, और यूनिटी का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, तो इन्हें इक्वेट कर लो, क्या 6 अंडर रूट कितना 1 + 3 लैम्डा का स्क्वायर, ओके, प्लस 3 - लैम्डा का स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये चीज आपको गिवन है, जो मैंने 1 लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये आपको गिवन था। ये अपना था, ये क्वेश्चन वालों का था तो एक ही चीज ना, इक्वेट कर दिया। अब इसको वहां ले जाओ, थोड़ा इसको ओपन कर लो, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो 6 क्या है आपके पास, 6 अंडर रूट, क्या था 6 अंडर रूट 1 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, है ना। फिर क्या था 3 - लैम्डा, तो 3 - लैम्डा का होल स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा, और आगे था 16 लैम्डा स्क्वायर। यही सब कुछ था ना, यहाँ पे बस मैंने ओपन कर दिया, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, 16 लैम्डा स्क्वायर, एंड इक्वेट करना था आप लोगों को 1 से। ठीक, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, 12th का मैथ्स तो खत्म हो गया, ये कैलकुलेशन चल रही है। तो कितना आएगा 6 अंडर रूट, पहले स्क्वायर वालों को पकड़ लो, 9 10 16, तो 10 + 16 कितना 26, सो 26 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा वालों को लिख लो, कितना है लैम्डा 6 लैम्डा -6 लैम्डा, अरे 6 लैम्डा -6 लैम्डा, ये तो चला गया, बहुत अच्छी बात है, ये चले गए। अब सिर्फ कांस्टेंट को पकड़ो आप, तो 1 + 9 सिर्फ 10, और तो कुछ नहीं है, चेक कर लो एक बार, सब ठीक है, ओके, इज इक्वल टू क्या लेना है 1 लेना है, और क्या सिंप्लीफिकेशन करोगे। अब 100% सब ठीक है, एक और कोई लैम्डा तो नहीं है कहीं पे, ठीक है, चलो मान लिया सही है। अब इसको उठा के वहां ले जाते हैं अपन और स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज 36 इक्वल टू 26 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10। ये समझ में आया क्या किया, इसको वहां ले गई, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया। फिर इसको यहाँ लेकर आ जाओ, तो कितना आया 26 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 26 चला गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू +-1 आ गया। लैम्डा की 2 वैल्यूज आ रही है, मतलब आपको 2 प्लेन मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कैलकुलेशन सब कुछ ठीक थी। अब आ जाते हैं अपने इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पे। तो कहाँ डालना है अपन को लैम्डा की वैल्यू +-1, इक्वेशन ए पे डालना है आपको। कहाँ गई इक्वेशन ए, इक्वेशन ए आपकी ये रही, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू +-1 रख दो, आपको मिल जाएगी प्लेन की इक्वेशन। और मैं आपको वैसे भी बहुत बार बता चुकी हूँ, इस क्वेश्चन में ना इन लोगों ने मेंशन नहीं किया था कि आपको वेक्टर इक्वेशन चाहिए या कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग आंसर कार्टेशियन इक्वेशन में ही रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लैम्डा की वैल्यू रखो, फिर कार्टेशियन फॉर्मेट में चेंज कर लेना। आ जाओ अपने प्लेन को लेके, प्लेन क्या है आपका आर वेक्टर डॉट, क्या था 1 + 3 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा आई कैप प्लस
3 माइनस लैम्डा जे कैप, फिर क्या था -4 लैम्डा के कैप, ये कैप कहाँ गया, -4 लैम्डा के कैप, ओके, इज इक्वल टू 6। अब ये भी चेक कर ही लेते हैं अपन, ओके। अब लैम्डा की वैल्यू सबसे पहले +1 रख दो, एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर -1 रख देना। तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, यहाँ क्या मिल रहा है, r वेक्टर डॉट लैम्डा की जगह पे 1, तो 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू 6। क्या मुझे कोई बताएगा इसे कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है? बिल्कुल ठीक जवाब, r की जगह पे बस xi कैप, yj कैप प्लस zk कैप रखो, डॉट ले लो, आंसर मिल जाएगा। तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन कितनी आ रही है, r की जगह पे क्या रखना है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, फिर डॉट ले लो, तो x इंटू 4 4x, y इंटू 2 2y, z इंटू z डॉट -4, तो -4z इक्वल टू 6। ये आ गई आपके पास पहली इक्वेशन। अब आपका लैम्डा -1 भी था, तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1 रखो वहां पे लैम्डा की वैल्यू -1, तो कितनी मिलेगी आपको, r डॉट लैम्डा की जगह पे -1, सो 1 माइनस 3 -2i कैप, लैम्डा की जगह पे -1, 3 + 1 4, तो आपको मिला 4j कैप, अगेन लैम्डा की जगह पे -1, तो आपको मिला +4k कैप एंड दिस इज इक्वल टू 6। मैम ये तो वेक्टर है, कार्टेशियन चाहिए, तो ठीक है, r की जगह पे क्या रखोगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप और फिर डॉट ले लेना, तो आपको कितना मिलेगा, -2x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 6 एंड दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगर चाहते हो तो इस 6 को यहाँ शिफ्ट कर लेना, इक्वल टू 0 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई समस्या नहीं थी। बहुत धीरे धीरे हमने एक एक स्टेप यहाँ समझी है, क्योंकि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर से सुन लेना, क्लियर हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, अब इधर आ जाओ, राइट। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्या कह रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 25 को रीड कीजिए आप लोग। शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन दैट एंड लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट। तो ठीक है, इक्विडिस्टेंट की इनने बात की है। पहले हल्का सा फिगर बनाते हैं इस क्वेश्चन में। एक प्लेन आपको दे रखा है और उसके दो पोजीशन वेक्टर्स, दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स आपके पास हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लो आप प्लेन, ओके। पहले हम लोग प्लेन बना लेते हैं। क्या नाम है इस प्लेन का? प्लेन का नाम है r वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप इज इक्वल टू -9। मैम वो +9 इक्वल टू 0 था, आपने -9 क्यों किया? अरे अपन लोगों को प्लेन कैसे देखने की हैबिट है, कुछ इस तरीके से ना, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, इसीलिए मैंने उसको वैसे लिख दिया, ओके। अब क्वेश्चन देखो, शो दैट द पॉइंट दिस एंड दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन। ये जो दो पॉइंट है ना इस प्लेन से इक्विडिस्टेंट है, ये शो करो। तो हम एक काम करते हैं, एक पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P के ना इन लोगों ने हमें पोजीशन वेक्टर दिए हैं, i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ओके। और एक पॉइंट आप ले लो Q, और इस Q के भी पोजीशन वेक्टर आपके पास है, क्या? 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये 3 क्या है? स्केलर। तो इसका हम बहुत आसानी से इन सब में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो Q पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर आपके पास हैं, दे आर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ये आपके Q के पोजीशन वेक्टर हो गए। अब आपको क्या बताना है कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q प्लेन से कैसे है? इक्विडिस्टेंट है। मतलब इस पॉइंट की दूरी प्लेन से जितनी आएगी दैट विल बी बराबर टू इस पॉइंट की दूरी इस प्लेन से आए। मतलब इसका डिस्टेंस प्लेन से एंड इसका डिस्टेंस प्लेन से बराबर आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्या हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है?
जब हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से मिल जाए, यस डेफिनेटली पढ़ा है आपने, और इसका वेक्टर फॉर्मेट ये है। सपोज ये एक पॉइंट P है और ये रखा है आपका प्लेन। प्लेन कैसा दिख रहा है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। तो इस प्लेन का डिस्टेंस इस पॉइंट से हमें चाहिए, या फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से हमें चाहिए, तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। ये a वेक्टर क्या है? ये a वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर है इस गिवन पॉइंट का, जहां से हमें प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। सो व्हाट इज a वेक्टर? a वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है यहाँ पे? P। ओके, तो बस आपको जाके इस फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। n वेक्टर आपको प्लेन से मिल जाएगा, d आपको प्लेन से मिल जाएगा, एंड a वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो सब कुछ आपके हाथ में होगा, बस आपको फॉर्मूले में रखना है और डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये प्लेन था, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया। ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है। हमें बताना है P एंड Q इक्वी डिस्टेंट हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस प्लेन पे ना, अब प्लेन से डिस्टेंस लेना है, तो प्लेन पे हमने एक पॉइंट ले लिया। प्लेन पे हमने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज M। ओके, तो हम लोग बेसिकली PM का डिस्टेंस निकालेंगे, ओके, एंड हम लोग MQ का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर PM और MQ बराबर आ गए तो हम कह देंगे यस द पॉइंट P एंड Q आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन, और बराबर नहीं आए तो नहीं है इक्वी डिस्टेंट। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं PM का डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है जी, तो PM का डिस्टेंस अपन को चाहिए। प्लेन कैसा है आपका? r वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप इज इक्वल टू -9। सबसे पहले PM डिस्टेंस कैसे मिलेगा? फॉर्मूला लिखो आप लोग। फॉर्मूला क्या होता है? a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। a वेक्टर क्या होता है? a वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का जहां से आपको डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास है, एंड दैट इज कितना? i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप डॉट n वेक्टर। n वेक्टर प्लेन से मिल जाता है आपको, ये रखा है प्लेन, तो रखो इसे 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप। ठीक है, इसके बाद माइनस डिस्टेंस, सो माइनस का साइन है तो माइनस बना दो। डिस्टेंस कितना है आपके पास? -9, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और ये रहा मॉड्यूलस का साइन, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। तो अंडर रूट n वेक्टर कहाँ है आपका? ये लिखा है। तो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर अपन लिखते हैं i, j एंड k के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -7 का स्क्वायर कितना? 49। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, PM का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो आओ जरा इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। सो PM इज इक्वल टू मॉड्यूलस 5i डॉट i, ये 5 हो जाएगा, यहाँ कितना? -2 और 3 इंटू -7 -29 -21 प्लस 9। ठीक है, एक बार चेक कर लो आप लोग। 5 -2 3 7 21 नेगेटिव प्लस 9। ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ये लिखा है, तो ये कितना आ रहा है? 29 प्लस 49 रूट 78। सो दिस इज रूट 78। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा? ये आपको मिलेगा 3 प्लस 9 कितना? 5 - 2 पॉजिटिव 3 प्लस 3 प्लस 9 12 प्लस 12 माइनस 21 9। तो ये आ रहा है, मॉड्यूलस है ना, तो 9/√78। ये आपका PM का डिस्टेंस आया। अब आप लोग MQ डिस्टेंस निकाल लो। हमें बताना क्या है कि P एंड Q इक्वी डिस्टेंट है प्लेन से। सबसे पहले हमने प्लेन से PM निकाला, अब हम प्लेन से MQ निकाल लेते हैं। अगर बराबर आ जाएगा तो ठीक है, चलो आ जाओ MQ डिस्टेंस निकालते हैं अपन। सो ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही रहेगा। MQ डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस, इस बार आपका पोजीशन वेक्टर क्या है? ये लिखा है
3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ लिखोगे आप 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डॉट क्या n वेक्टर तो प्लेन पे रखा है 5i कैप प्लस 2j कैप 5i कैप प्लस 2j कैप क्या नाम है -7k कैप, फिर माइनस डिस्टेंस सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, ठीक, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। तो कितना आएगा, अभी सॉल्व किया था 78 आया था, ठीक है, तो इसमें तो कुछ बदलेगा नहीं। तो MQ कितना आ रहा है आपके पास, डॉट ले लो इन दोनों का। सो 3 5s are 15 प्लस 3 2s are 6 माइनस 3 7s are 21 प्लस 9 डिवाइडेड बाय √78। अब कैलकुलेशन आप लोग कर लो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। सो अगर देखा जाए तो कितना मिलेगा आपको, 6 5 11 21 माइनस 21, अरे ये भी 9/√78, ठीक है। सो 9/√78। तो हाँ बिल्कुल ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, प्लेन से इक्वी डिस्टेंट है। हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि PM इज इक्वल टू MQ। तो आप क्या कह दोगे, देयरफॉर द पॉइंट P एंड Q आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन। ये प्लेन से कैसे है, इक्वी डिस्टेंट है। सो दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम प्लेन। अब इसके बाद इन लोगों ने ये भी बोला था कि जरा ये भी बता देना आप लोग कि इट लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट, ठीक है। ये तो दोनों पॉइंट है ना अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ना इस M के क्या निकालेंगे, M के हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे या फिर M का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो M का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। अभी अभी हमने क्या देखा कि PM इज इक्वल टू MQ, मतलब M किसका रोल प्ले कर रहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है। तो M के कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं ना, M क्या हो गया, PQ का, PQ, हाँ PQ का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं अपन, दोनों के x वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, फिर दोनों के y वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 एंड दोनों के z वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा, 1i प्लस 3i मतलब 4i, या फिर 1 प्लस 3 4, 4/2 यानी कि 2। तो आपको M का एक तो मिला 2 कोऑर्डिनेट, इधर ही आ जाओ, -1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1, ओके। ये 3 प्लस 3 6, 6/2 3, तो 2 1 3 आपके M के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, 2 1 3। तो M का पोजीशन वेक्टर निकाल लो आप लोग, ठीक। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्लियरली M इज द मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट है PQ का, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ M, पोजीशन वेक्टर M का निकालोगे आप तो कितना आएगा, वो आ रहा था कितना, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब अगर हमने ये बता दिया इन लोगों को कि M आपका प्लेन पे लाई करता है तो पूरी कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। अब कैसे बताओगे कि M प्लेन पे लाई कर रहा है, अगर प्लेन पे लाई करेगा तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, और प्लेन की इक्वेशन क्या थी, r वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप इज इक्वल टू -9। अगर M को प्लेन के ऊपर लाई करना है यानी कि प्लेन की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, तो बस r वेक्टर की जगह पे यहाँ ये रख दो आप। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो हम कह देंगे यस M लाइज ऑन द प्लेन एंड P M और MQ इक्वी डिस्टेंट थे एंड दे लाई ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। तो रखो आप इसे, तो दिस इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, फिर लिखोगे डॉट क्या है, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप। अभी सिर्फ मैं अपने LHS से बात कर रही हूँ, RHS तक मुझे पहुँचना है। तो कितना आएगा ये, 5 2s are 10 प्लस 2 माइनस 21, कितना, ये आ रहा है डेफिनेटली -9, ओके। सो दिस इज इक्वल टू -9 और यही आपका राइट हैंड साइड था। तो आप नीचे एक लाइन लिख देंगे बस कि M लाइज ऑन द प्लेन, P and Q are equidistant to the plane and lies on the opposite side of it. That's it. क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अच्छे से डायग्राम बना के एक एक चीज़ बता देना, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है उस फॉर्मूले को भी लिख देना और फिर आपका आंसर एकदम 100% तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन को रीड करो आप लोग, आपके सामने क्या है, ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर द टू वेक्टर्स। चलो ठीक है, ए बी एंड सी डी दो वेक्टर्स हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड सी आर दिस। उसके बाद इन लोगों ने हमें ए पॉइंट और सी पॉइंट का ना पोजीशन वेक्टर दे दिया है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द लाइन ए बी। ए बी कोई लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट पी है जिसका हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, एंड अ पॉइंट क्यू, मतलब क्यू का भी हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए। और क्यू कहाँ है, आपका लाइन सी डी के ऊपर। फिर कुछ कंडीशन इन्हें दे रखी है आपको। क्या कंडीशन है कि जो पी क्यू है ना वो परपेंडिकुलर है ए बी एंड सी डी दोनों से। ओके मैम, देखो क्वेश्चन ना बस आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, ठीक है, रीड करने पे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि बेसिकली इस क्वेश्चन ने हमें सब कुछ दे दिया है। ओके, अब हमें बस समझना है, थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे इसका और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास दो लाइन है, एक ए बी लाइन है, एक सी डी लाइन है, लेकिन उन लाइन की इक्वेशन नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास लाइन की इक्वेशन नहीं है, आपके पास एक ए बी वेक्टर है और सी डी वेक्टर है। फिर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो पता है इसका क्या मतलब है, आप यहाँ पे ड्रॉ करो। ठीक, ये मेरी ए बी लाइन हो गई। ए बी लाइन की इक्वेशन तो आप लोग निकालना जानते हो। फिर यहाँ ड्रॉ करो, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, दिस इज सी और ये रहा डी। ओके, अब ए बी लाइन जो है ना, इसमें जो आपका पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए का इन्हें हमें पोजीशन वेक्टर दिया है। क्या है पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, 6i + 7j + 4k कैप। यानी कि अगर पोजीशन वेक्टर दिया है मुझे तो मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ। कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट, i, j एंड k को रहने दो, सिर्फ उनके कोएफिशिएंट्स ले लो और कॉमा लगा दो। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, 6, 7, 4। इसके बाद आ जाइए पॉइंट सी पे। पॉइंट सी का भी इन लोगों ने हमें पोजीशन वेक्टर दिया है। कितना पोजीशन वेक्टर दिया है पॉइंट सी का, -9j कैप + 2k कैप। आई नहीं है तो 0 है। तो अगर मेरे पास पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है तो मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे पास पॉइंट सी है, उसके कोऑर्डिनेट्स है डेफिनेटली। तो क्या आएगा पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट, 0, -9 एंड 2। तो 0, -9, 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए सी पॉइंट के। इसके बाद इन लोगों ने मुझे ए बी वेक्टर दिया है। अब ये ए बी वेक्टर का मुझे क्या करना है ये आप खुद मुझे बताएंगे सोच के, ये क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन वाले हमसे। ठीक है, हमें ए बी वेक्टर दे दिया है, चलो ठीक है हम भी लिख देते हैं। सो ए बी वेक्टर इज 3i कैप -j कैप + k कैप। ओके, ए बी वेक्टर मेरे पास है, ठीक है, ए पॉइंट मेरे पास है। क्या मेरे पास इस क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन है क्या? क्या मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है? नहीं। तो क्या मैं फाइंड कर सकती हूँ? बिल्कुल हाँ। कैसे फाइंड करोगे? आप लोगों को अचानक से याद आएगा कि 3D में ना हमने लाइन की सिर्फ 2 इक्वेशन पढ़ी है। पहला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, ठीक है, और दूसरा क्या, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। इस डायग्राम को देख के और जो चीजें आपके हाथ में हैं उन्हें समझ के आपको क्या लग रहा है कि कौन सी इक्वेशन आप बनाओगे? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। सही बात है ना? फर्स्ट टाइप है ये, क्योंकि सेकंड टाइप क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास एक वेक्टर है। और फर्स्ट फॉर्मेट क्या है लाइन की, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। वेक्टर क्या है, ए बी। तो पॉइंट तो ये रहा, वेक्टर ये रहा। तो मैं बहुत आसानी से इक्वेशन ऑफ ए बी बना सकती हूँ। ए बी लाइन की मैं इक्वेशन बना सकती हूँ। पर मैम आप ए बी लाइन की इक्वेशन बना क्यों रही हो? चाह क्या रहा है क्वेश्चन? धीरे धीरे समझ में आएगा, बस बने रहो क्वेश्चन के साथ। ओके, इक्वेशन ऑफ ए बी वेक्टर फॉर्मेट में सब कुछ है, तो वेक्टर फॉर्मेट में बना लेते हैं। वेक्टर फॉर्मेट क्या कहता है कि यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं ना अपन, तो वेक्टर फॉर्मेट कहता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। याद है सब लोगों को ये? यहाँ पे ये ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का
जिस पॉइंट से आपकी लाइन पास कर रही है, मतलब ये जो ए है ना, एक कोऑर्डिनेट्स, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, ये ए वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। लैम्डा से हमें कोई लेना देना नहीं है। बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर वो वेक्टर होता है जिससे लाइन पैरेलल है। तो आपकी लाइन किससे पैरेलल है, ए बी वेक्टर से, ठीक है। तो आपका ए बी वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। सो कुल मिला के मेरे पास ए बी की जो इक्वेशन आ रही है वो कितनी आ रही है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या है ये, सो दिस इज 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओके, अब क्या करेंगे अपन, जितने भी i वाले टर्म्स हैं उन्हें साथ में लिखते हैं, i कॉमन लेते हैं। सेम कहानी गोज विद j एंड k। ओके, सो r वेक्टर इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे 6 प्लस 3 लैम्डा i कैप बाहर प्लस 7 माइनस लैम्डा j कैप प्लस 4 प्लस क्या लैम्डा एंड k कैप बाहर। ये आपकी लाइन ए बी की कुछ इस टाइप की इक्वेशन हो गई। इतना कुछ समझ में आया है ना। अब एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो, आपके पास ए बी वेक्टर था, यहाँ तक मैंने क्या समझाने की कोशिश की कि ये जो चीज़ें चार इनने हमें दी है ना, एक ए बी वेक्टर, फिर सी डी वेक्टर, फिर ए का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर, तो बेसिकली इनने हमें क्यों दिया होगा। ये चाहते तो हमें आसानी से ना ए बी और सी डी लाइन की इक्वेशन दे देते, तो 3-4 स्टेप्स हमारी बच जाती और हम क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए इनने ना आपको चीज़ें दे दी है कि देखो ये बी वेक्टर है, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, वो भी कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, उनका पोजीशन वेक्टर दिया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम जानते हैं कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर। और सी डी वेक्टर है और सी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, तो ये क्यों दिया होगा ये हल्का हल्का आइडिया हो गया, सो दैट हम लोग ए बी एंड सी डी की इक्वेशन बना लें। ओके मैम, लेकिन हमें क्या चाहिए, अब सुनो, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन ए बी। इस लाइन ए बी पे ना एक पॉइंट है P, सपोज कर लो यहाँ पे, इस पॉइंट P का हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए। पोजीशन वेक्टर बोलूँ या कोऑर्डिनेट्स बोलूँ, आपको कोई टेंशन तो नहीं है। हाँ, पोजीशन वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप आता है, लेकिन उस पॉइंट से तो बनता है ना, उनके पीछे तो लगाते हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो अगर मैं P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेती हूँ तो भी मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा P के पोजीशन वेक्टर तक पहुँचने के लिए। ठीक है, ओके। क्या चाहिए आपको, आपको P का पोजीशन वेक्टर चाहिए, मतलब अगर कोऑर्डिनेट्स भी मैं फाइंड कर लेती हूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। ओके, फिर क्या चाहिए, पॉइंट Q। पॉइंट Q ना मेरा CD के ऊपर है, किसके ऊपर, लाइन CD के ऊपर। ये देखो आप, पॉइंट P लाइन AB के ऊपर था, वो लाइन ए बी जिसकी इक्वेशन इन्हें हमें दी नहीं थी, हमने खुद फाइंड किया। अब समझ में आया मैंने लाइन ए बी की इक्वेशन क्यों बनाई। ओके, एंड आपका जो पॉइंट क्यू है वो लाइन सी डी के ऊपर है, तो हम लाइन सी डी की भी इक्वेशन बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है जी। इसके बाद इन्हें क्या बोला कि इस क्यू का भी पोजीशन वेक्टर बता दो, पी का भी पोजीशन वेक्टर बता दो, मतलब कोऑर्डिनेट्स लेकर आ जाओ, फिर आई कैप जे कैप के कैप लगा लेना। ओके, फिर एक कंडीशन इन्हें हमें दी है, क्या कि ये जो PQ है ना, चलो बनाओ यहाँ पे PQ, ये जो PQ मैंने सीधा नहीं बनाया, जो आप सीधा बनाएंगे, दिस PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ AB एंड CD। आपका ये जो PQ वेक्टर है ये AB और CD दोनों से परपेंडिकुलर है। एक कंडीशन इन्हें हमें ये दे दी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो समझ रहे हो उसका क्या मतलब होगा। आप क्या करेंगे, AB के DR निकालना, PQ के DR निकालना। दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या करते हैं, इनका DRs का प्रोडक्ट का सम आपको 0 मिल जाएगा, उससे इक्वेट कर देना। सिमिलरली PQ परपेंडिकुलर है CD से, तो यहाँ पे भी वही काम करना, इसका DR और इसका DR का प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0। ये दो काम कर लोगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अब आपको हल्का सा रास्ता दिखने लग गया कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है ना। अब सॉल्व करते हैं, आ जाओ। हमने AB की तो इक्वेशन निकाल ली है, अब हम लोग CD की इक्वेशन निकालेंगे, आ जाओ। तो इक्वेशन ऑफ CD, AB की तो इक्वेशन निकाल ली आप लोगों ने, अब इसी तरीके से आप लोग इक्वेशन ऑफ CD निकाल लो। आपके पास अगेन एक पॉइंट है जिससे आपकी लाइन पास कर रही है, C पॉइंट।
तो ये ए वेक्टर बन जाएगा प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर अगेन वो वेक्टर होता है जिससे आपकी लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे कौन है पैरेलल, सी डी वेक्टर। ओके, और सी डी वेक्टर इनके हाथ, आपके हाथ में है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ सी डी इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, मतलब कि 0i कैप माइनस 9j कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू, दूसरी लाइन है क्योंकि बी वेक्टर कौन है आपका, सी डी वेक्टर, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये बन गई आपकी लाइन सी डी। अब इसमें भी वही काम करो, i वाले टर्म्स एक तरफ, j वाले एक तरफ, k वाले एक तरफ, तो आपको सी डी लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी अच्छे से, ये मिल जाएगी -3 म्यू आई कैप। ओके, फिर क्या करना, प्लस -9 प्लस 2 म्यू जे कैप। ठीक है, फिर के वाले टर्म्स ले लो, प्लस 2 प्लस 4 म्यू के कैप, ये आपकी लाइन सी डी है। अच्छे से चेक करो इसको आप लोग, -3 म्यू आई कैप प्लस -9 प्लस 2 म्यू जे कैप प्लस 2 प्लस 4 म्यू के कैप। ठीक है, ए बी और सी डी की इक्वेशन हमने निकाल ली। ठीक है, अब मैंने आपसे एक बात करी थी, हमें पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। अगर हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए ना तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मेरे पास पी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? मैम ऐसे कैसे बता देंगे, अरे पी पॉइंट किसके ऊपर है, पी पॉइंट लाइन ए बी के ऊपर है, तो क्या इस लाइन ए बी से आप जनरल पॉइंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो जनरल पॉइंट क्या होगा, बस आई का कोएफिशिएंट 6 प्लस 3 लैम्डा, यहाँ पे वाई जे का कोएफिशिएंट 7 माइनस लैम्डा एंड के का कोएफिशिएंट दैट इज 4 प्लस लैम्डा। ठीक है, याद आया जनरल पॉइंट ऑन ए बी। तो कोई भी अगर जनरल पॉइंट मुझे ए बी पे चाहिए, आई जे एंड के कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे वो, और मैंने कह दिया वो जो जनरल पॉइंट है ना वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक, ओके, सो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आए मेरे पास, 6 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 7 माइनस लैम्डा कॉमा 4 प्लस लैम्डा। तो ये तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बात करते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स की। तो क्यू किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर। सी डी लाइन है तो लाइन में से हम लोग जनरल पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सी डी लाइन कहाँ है, ये रखी है, तो इसमें आई जे एंड के जो कोएफिशिएंट है वो पॉइंट क्यू के क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। तो कौन कौन है वो, -3 म्यू कॉमा -3 म्यू कॉमा क्या, -9 प्लस 2 म्यू, -9 प्लस 2 म्यू कॉमा क्या लिखा है 2 प्लस 4 म्यू। तो ये रहा आपका दूसरा कोऑर्डिनेट 2 प्लस 4 म्यू। मैम ये आया कैसे, अरे आप लोग भूल गए क्या, सुनो, आपकी लाइन की इक्वेशन ऐसी हुआ करती थी, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो आप लैम्डा से इक्वेट करते थे, तो x कितना आता था, a लैम्डा प्लस x1, और आप जानते हो ये आई कैप ये क्या है, r वेक्टर है ना, तो ये बेसिकली क्या रहता है, x, ये y, ये z, तो ये रहा x का कोऑर्डिनेट, ये y का और ये z का, और लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, अब याद आ गया। चलो, r वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, r से बराबर है तो ये 100% x, ये y, ये z, लेकिन कोई भी आर्बिटरी पॉइंट, हमने कहा सुनो है तो लाइन ए बी पे ना, तो आर्बिटरी पॉइंट क्या ले लिया, p ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये। अब क्या करें, p के कोऑर्डिनेट्स हैं, q के कोऑर्डिनेट्स हैं, कंडीशन इनने हमें दे रखी है कि दिस p q लाइन ए बी से भी परपेंडिकुलर है और पी क्यू आपका सी डी से भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या कहती है कि दोनों के डी आर्स का प्रोडक्ट का सम 0। तो हमें सबसे पहले ए बी के डी आर चाहिए, तो इसके लिए तो बहुत दूर जाना नहीं है। ए बी का डी आर क्या होगा, ये बी वेक्टर। पी क्यू का डी आर आपको निकालना पड़ेगा, कैसे, पी कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल करो, पी क्यू के आपको डी आर मिल जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। सो डी आर ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, पहले तो मैं लिख देती हूँ, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले आपके पास, 6 प्लस 3 लैम्डा, 6 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 7 माइनस लैम्डा
कॉमा 4 प्लस लैम्डा। ठीक है, ये P के कोऑर्डिनेट्स, Q के क्या कोऑर्डिनेट्स निकले आपके पास, -3 म्यू कॉमा -9 प्लस 2 म्यू कॉमा 2 प्लस 4 म्यू। ठीक है, PQ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब DR निकाल दो PQ के। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, टर्मिनल माइनस इनिशियल। सो 3 आप लिखेंगे यहाँ पे -3 म्यू -6 -3 लैम्डा, -3 म्यू -6 -3 लैम्डा। ठीक है, कॉमा -9 प्लस 2 म्यू -7 प्लस लैम्डा। देखो लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, क्या लिखा है, -9 प्लस 2 म्यू टर्मिनल माइनस इनिशियल, इनिशियल ये है तो साइन बदल जाएंगे। ओके, तो कितना मिला आपको ये, -9 -7 -16 प्लस 2 म्यू प्लस लैम्डा। अच्छे मिल रहे हैं अपन को ये। फिर दिस माइनस दिस, तो कितना आएगा, 2 प्लस 4 म्यू -4 माइनस लैम्डा। कितना मिल रहा है आपको ये, 2 - 4 -2, दिस इज -2, 4 म्यू माइनस लैम्डा, इसका क्या ही करेंगे, तो प्लस 4 म्यू माइनस लैम्डा, दैट्स इट। तो ये आपके सामने डायरेक्शन रेशियोज आ गए PQ के। कुछ भी मुश्किल नहीं है, टर्मिनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं बस, अब हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा ही नहीं। आपके पास सारे DR हैं, कंडीशन आपको पता है, परपेंडिकुलर इनने दे रखा है। क्या दिया है इन लोगों ने कि देखो PQ ना परपेंडिकुलर है AB से, तो ठीक है, हम भी जानते हैं परपेंडिकुलर है तो इसका क्या मतलब है, दोनों के DR का प्रोडक्ट का सम 0। तो PQ ले लो, ये आपका A1 मान लो। सो दिस इज -3 म्यू -6 -3 लैम्डा, और ये AB का DR क्या था, आ जाओ जरा, AB का DR ये लैम्डा के बाद वाला, तो लैम्डा के बाद वाला क्या है, 3 -1 प्लस 1, सो 3 से करना है मल्टीप्लिकेशन बेसिकली। उसके बाद -1 था, और यहाँ पे क्या है, ये लिखा है -16 प्लस 2 म्यू प्लस लैम्डा, फिर +1 था, और यहाँ पे क्या लिखा है, -2 प्लस 4 म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, चेक कर लो, 3 -1 और 1 सब सही है। बस सॉल्व करो, इक्वेशन बना लो, क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये देगा आपको -9 म्यू 6 3 18 -9 लैम्डा, सबके साइन बदलो, +16 -2 म्यू माइनस लैम्डा, इसको देखो -2 प्लस 4 म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, अब सारे जो लाइक टर्म्स हैं साथ में लिखो, प्लस है माइनस है जो भी है वो काम करो। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले म्यू पकड़ लो, -9 -2 -11, या फिर +4 -2 +2 -9 + 2 -7, तो आपको मिला -7 म्यू। अब लैम्डा वाले देखो आप, लैम्डा -9 -1 -10 -11, तो दिस इज -11 लैम्डा। ओके, अब कांस्टेंट पकड़ लो, तो ये कितना होगा, -18 + 16 -2 -2 + 4 इज इक्वल टू किस साइड। ठीक है, चेक करो एक बार, -18 + 16 -2 -2 -4 शिफ्ट कर दिया, तो ये आपकी तो एक इक्वेशन आ गई। चाहो ना इस माइनस के साइन को भी आप हटा सकते हो, हटा दो उसे भी, फिर इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। तो ये कितना आएगा, दिस इज 7, नहीं पहले लैम्डा लिखते हैं अपन, 11 लैम्डा प्लस 7 म्यू इज इक्वल टू -4, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी आपने क्या किया, PQ परपेंडिकुलर था AB से, तो आपने ये काम किया। अब आपका PQ जो है ना वो CD से भी परपेंडिकुलर है, तो फिर से वही काम करना है, ये लिखे हैं PQ के DR, और इसका आपको प्रोडक्ट लेना है CD के DR से, PQ के DR CD के DR, प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, तो ये मैंने CD के DRs ओके यहाँ लिख दिए, और ये लिखे हैं PQ के, इनका प्रोडक्ट कर दिया है, सम इक्वल टू 0 करना है आपको, सिंप्लीफाई अपन साथ में करते हैं। आ जाओ, तो कितना आएगा ये मिलेगा 9 म्यू, ये कितना 18, 9 म्यू प्लस 18, ठीक, प्लस 9 लैम्डा, इधर आ जाओ, -32 प्लस 4 म्यू प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे आओ आप, तो दिस इज 4 2 क्या, -8
प्लस 16 म्यू माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अगेन लैम्डा वाले टर्म्स एक तरफ, म्यू वाले एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो कितना है 9 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा। सो प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 9 7, तो 7 तो लैम्डा है आपके पास। अब म्यू पे आ जाओ, 9 प्लस 4 प्लस 16, सब प्लस में है ना, बहुत अच्छी बात है। तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29, तो 29 म्यू। अब कांस्टेंट पकड़ते हैं अपन, 18 माइनस 8 10, पॉजिटिव 10 माइनस 32 माइनस 22, और कुछ है क्या? नहीं, तो ये गया इधर, तो पॉजिटिव 22। ठीक है, बस अच्छी लग रही है, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को करना है आपको सॉल्व, और सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू, लैम्डा डाल देना यहाँ पे, म्यू डाल देना यहाँ पे, तो पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, फिर आई जे एंड के लगा देना, आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। पहली इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन थी 11 लैम्डा प्लस 7 म्यू इक्वल टू माइनस 4। 11 लैम्डा प्लस 7 म्यू इज इक्वल टू माइनस 4, यही थी क्या? 11 लैम्डा प्लस 7 म्यू इज इक्वल टू माइनस 4, और दूसरी इक्वेशन ये सामने रखी है, 7 लैम्डा प्लस 29 म्यू इज इक्वल टू 22। अब ये तो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कर देना 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर देना 11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को? जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी 1 एंड लैम्डा की वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए था? P का कोऑर्डिनेट्स, सो दैट P के पोजीशन वेक्टर मिल जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो P के कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या क्या थे। आ जाओ, P के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं अपन। 6 प्लस 3 लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, 4 प्लस लैम्डा। 6 प्लस क्या था? 6 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 7 माइनस लैम्डा, ठीक है, 4 प्लस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? -1। सॉल्व करो, एलिमिनेशन है, आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा। ठीक है, सो लैम्डा आया -1, तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 मतलब 3, 7 प्लस 1 यानी कि 8, 4 माइनस 1 मतलब 3। सो P का जो पोजीशन वेक्टर आपको मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना होगा? बस आई जे के लगा दो। सो 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब हमें क्या चाहिए? Q। Q के क्या कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास? Q के कोऑर्डिनेट्स थे -3 म्यू कॉमा -9 प्लस 2 म्यू, -9 प्लस 2 म्यू कॉमा 2 प्लस 4 म्यू, 2 प्लस 4 म्यू। ओके, म्यू की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? म्यू आया था 1। सब्स्टिट्यूट करो, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालो। सो -3 कॉमा -9 प्लस 2 -7, कितना रखना है? 1, दिस इज 6। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू कितना आएगा? बस इनके पीछे आई जे के लगा दो, दैट इज -3i कैप -7j कैप प्लस 6k कैप, और ये होता है आपका क्वेश्चन खत्म। राइट, चलो यहाँ एलिमिनेशन आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, म्यू 1 लैम्डा -1 ही आएगा। क्वेश्चन क्लियर है? थोड़ा सा लेंदी ज़रूर लगा होगा क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स थी इसमें, अदरवाइज क्वेश्चन तो ईजी है, कुछ खास था नहीं लेकिन इसमें। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से यहाँ पहुँचे, देन हमने सॉल्व किया, इक्वेशन 2 बनाई, एलिमिनेशन फाइंड लगाओगे तो म्यू 1 लैम्डा -1 ही मिलेगा, और बस क्यू के कोऑर्डिनेट हाथ में है, आई जे के लगा दो, पी के भी आपके पास थे, आई जे के लगा दो। ठीक है, आ जाओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 को देखो। शो दैट द स्ट्रेट लाइन्स whose direction cosine are given by this and this are at right angles। ये 90 डिग्री पे है, ऐसा आपको बताना है। दो कोई लाइंस रही होंगी, उनके DC के रिलेशन आपके हाथ में है,
आपको बताना है वो लाइंस कैसी हैं, वो लाइंस राइट एंगल पे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, क्या गिवन है, रिलेशन। तो सबसे पहले तो इन रिलेशंस के थ्रू हम लोग डीसी फाइंड करेंगे। फिर आप जानते हो इसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमने शॉर्ट आंसर में डिस्कस किया है। तो वहाँ हमने क्या किया था, पहले डीसी निकाल लिए, फिर हमें पता है कि इन डीसी के प्रोपोर्शनल डीआर क्या होंगे, फिर डीआर निकाल लिया था। और फिर आप जानते हो वो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, हमें थीटा नहीं पता, तो ठीक है थीटा फाइंड करना है, कितना बताना है, 90। हम लगाएंगे वही वाला फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वही पूरा काम करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो एक रोड मैप मैंने आपको दे दिया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पहला रिलेशन है आपके पास दैट इज 2l प्लस 2m, ठीक, माइनस n इज इक्वल टू 0। इस पहले रिलेशन से ना आप किसी की वैल्यू फाइंड कर लो। चलो n की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो n कितना निकलेगा यहाँ से, माइनस 2l माइनस 2m, है ना, ये माइनस n यही रहा, इन दोनों को वहां ले गए तो नेगेटिव का साइन तो दोनों से चला जाएगा, कॉमन लोगे, गया। तो आपके पास n कितना आया, दिस इज 2l प्लस m। अब इसको उठा के आप अपने दूसरे रिलेशन में रख दो, ठीक। तो दूसरे रिलेशन में जहां पे भी n है आप उठा के इसे रख देना। सो n कितना है आपका 2l प्लस m प्लस nl, n क्या है ये लिखा है 2l प्लस m, ओके, इनटू किससे करना है, l से करना है, प्लस lm इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, पहले रिलेशन से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर ली और वो कौन था, n की वैल्यू मैंने निकाल ली और उस n की वैल्यू को जाके दूसरे रिलेशन में जहां जहां पे n था वहां वहां जाके सब्स्टिट्यूट किया। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, राइट। तो कितना मिलेगा आपको, ये सबके पास है क्या 2, नहीं, ले लो बाहर। सो मल्टीप्लिकेशन करो, 2lm, ठीक, 2lm प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है, 2lm प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या देगा आपको, 2l स्क्वायर प्लस 2lm, ठीक, 2l स्क्वायर प्लस 2lm, ओके। फिर लिखा है lm एंड दिस इज इक्वल टू 0। कुछ मिल रहा है क्या आपको, सिंप्लीफिकेशन करते चलो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, राइट। सो जितने भी टर्म्स हैं 2l स्क्वायर 2m स्क्वायर, यहाँ पे कुछ हो रहा है, देखो 2lm प्लस 2lm 4lm प्लस lm 5lm, तो एक कुछ क्वाड्रेटिक टाइप की एक्सप्रेशन बन रही है ना, तो बनाओ उसको। एक्सप्रेशन जो आपके हाथ में आई है दैट इज 2l स्क्वायर प्लस 5lm और क्या कौन था आपके पास, 2m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दो, ठीक है, क्वाड्रेटिक है ना, स्प्लिट कर दो इसे। तो क्या मिलेगा आपको, आप यहाँ लिखेंगे 2l स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, ऐसा करना है 5lm को ब्रेक कि प्लस माइनस करने पे तो 5lm आ जाए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिले, 4l स्क्वायर m स्क्वायर मिले। तो क्या करोगे आप यहाँ लिखोगे 4lm प्लस lm, सही बात है ना, देखो प्लस करने पे 5 आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4l स्क्वायर m स्क्वायर आ रहा है, वही तो बनाना है, ठीक। प्लस आगे क्या लिखा है 2m स्क्वायर, तो ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, ये बचपन में पढ़कर आए हो, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। 4 टर्म्स हो गए तो कॉमन ले लो, 4 टर्म्स आपके हाथ में है तो कॉमन लो, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, 2l, तो क्या बचा यहाँ पे l प्लस 2m, सब ठीक। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से तो सिर्फ m ही कॉमन आएगा, तो ले लो बाहर। यहाँ क्या बचा, l प्लस 2m। क्या हमने सही किया है स्प्लिट, बिल्कुल, ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, राइट। तो आपके पास क्या आ रहा है, 2l प्लस m इंटू l प्लस 2m इक्वल टू 0, ओके। अब एक बार इसे 0 से इक्वेट करो, फिर एक बार इसे 0 से इक्वेट करना। तो जब आप इसे 0 से इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2l, आप यहाँ पे लिख लो केस 1,
केस 1 और इधर लिख लो केस 2। ठीक है, पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करो तो क्या मिलेगा आपको, 2l प्लस m इक्वल टू 0। ओके, तो m की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2l। ठीक, केस 2 पे आ जाओ, इसे 0 से इक्वेट करो तो l प्लस 2m इक्वल टू 0। यहाँ से निकालो m की वैल्यू, m कितना आ रहा है, -l/2। ओके, अब केस 1 में जो m की वैल्यू मिली है ना, इसको उठा के आप इधर डाल दो। कोई रिलेशन बनाया क्या अपन ने, नहीं, इसको इक्वेशन स्टार नाम दे दो। इक्वेशन स्टार में जाओ और क्या करो, m की जगह पे -2l रख दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दिस इज 2l, m की जगह पे क्या रखना है, -2l, तो l माइनस 2l कितना होगा, -l, तो n कितना मिल रहा है आपको, -2l। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्या किया मैंने, m की वैल्यू -2l यहाँ रखी, तो l माइनस 2l -l, बाहर लिखा है 2 तो -2l, m है n है, l तो लिया ही नहीं, l ही ले लो सिर्फ, तो l क्या ले लिया हमने, l तो हमारा l ही है। तो यहाँ पे dc क्या बने, अगर साथ में लिखूँ तो डायरेक्शन कोसाइन बने मेरे l, फिर m क्या है -2l, फिर n क्या है -2l। सेम इस पैटर्न का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो ये नया नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, m की वैल्यू कितनी है, -l/2, स्टार में जाके रखो m की जगह पे तो आपको n मिल जाएगा। तो n कितना मिलेगा, आओ सिंप्लीफाई करें, दिस इज 2l प्लस m, m क्या है -l/2, तो 2l माइनस l कितना, l/2, 2l माइनस l इज l/2 ओनली। ठीक है, ये कहाँ चला गया, कितना आया था, कितना आया था, m कितना है -l/2, तो l/2। ठीक है, l/2, तो अकेला बचा l, 2 से 2 चला गया। अब यहाँ पे भी l तो कुछ लिया ही नहीं, तो l ही ले लो, राइट। तो क्या आ रहा है, dc आ रहा है l -l/2, l। क्या ये बातें क्लियर है सबको, कोई दिक्कत हो रही है क्या किसी को यहाँ पे, हाँ सब ठीक, चलो तो ये आ गए। अब आपके पास एक DC ये है, एक DC ये है, अब इनके प्रोपोर्शनल DR निकाल लो। ठीक है, आ जाओ, आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू, कौन कौन था, L, पहले वाले का नाम क्या है, L -2l एंड L माइनस क्या था, l/2, एक और क्या था आपके पास, l। तो इनके प्रोपोर्शनल DR क्या होंगे, जानते हो आप लोग, कुछ नहीं, इनके कोएफिशिएंट ले लिया करो। तो इन लोगों के प्रोपोर्शनल जो आपको DRs मिल रहे हैं वो क्या क्या है, 1 -2 एंड 1 -½ 1, ये दोनों लाइंस के प्रोपोर्शनल DR मिल गए। अब कुछ नहीं, हमें बताना है कि दोनों लाइंस 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो हमने कहा cos थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, तो 1 × 1 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × ½ क्या होगा, 2 × ½ कितना, 1, और ये रहा -2, डिवाइडेड बाय अंडर रूट पहले वाले DR के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो 1 + 4 + 4 इंटू दूसरे वाले DRs के स्क्वायर का सम, तो कितना होगा, 1 + 4 + 1। लेकिन इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऊपर क्या देख रहे हो, 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या, cos थीटा = 0। कब होता है cos थीटा 0, जब थीटा आपका होता है 90। और आपको क्या प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, आपको प्रूव करना था कि दे आर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और हमने वो बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन टफ है क्या, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है आपको, रिलेशंस निकाल के रखने हैं। फिर केस 1 केस 2 बनाओ, DC मिल जाएगा, उनके प्रोपोर्शनल DR लिख लो, कैसे लिखते हैं, उनके जो भी कोएफिशिएंट्स हैं बस वो ही DR बन जाते हैं। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाया और फिर आंसर तक पहुंच गए। तो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 रीड करो, क्या कह रहा है,
L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 are the direction cosines of three mutually perpendicular lines. Prove that the line whose direction cosines are proportional to this, this and this makes equal angles with them. तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक हल्का सा रफ फिगर बनाती हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो आप लोग। तीन लाइंस हैं और वो तीन लाइंस कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि कुछ ऐसा, ओके, आपस में कैसी है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो जो पहली लाइन है ना, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L1 M1 N1। दूसरी लाइन ले लो L2 M2 N2, और तीसरी लाइन ले लो आप L3 M3 N3। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डीसीज हो गए इन लाइन के। अभी तीनों लाइन कैसी हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि है कौन ये तीनों, डायरेक्शन कोसाइन, राइट। तो L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 0 कौन बोला, 1 होगा ना। और इसी तरीके से सिमिलरली L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर भी 1 होगा। एंड इसी तरीके से ये भी तो DC है, तो L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ओके मैम, क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे वो भी बताऊंगी आप लोगों को। पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमें जो जो चीज़ें समझ में आ रही है ना, हम वो चीज़ें लिख लेते हैं। हमें समझ में आया कि इनने तीन लाइंस दी हैं, तीन लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनका भी कुछ मतलब है। तीन लाइंस आपस में कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अभी बताती हूँ ऐसा मैंने क्यों रिएक्शन दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, अच्छा जी। और तीनों के डीसी गिवन थे, मतलब रिलेशन गिवन था। हमें तो ये प्रूव करना था कि एक ऐसी लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन ना ये है, ओके, वो इन तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है। अभी मैं फिर से एक रफ डायग्राम बोल रही हूँ। मान लो कि ये है वो लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L1 प्लस L2 प्लस L3 M1 प्लस M2 प्लस M3 कॉमा N1 प्लस N2 कॉमा N3। सपोज ये वो लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन आपके हाथ में है। आपको बताना है कि ये जो भी लाइन है ना, वो इन सबके साथ, इन तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है। मतलब ये और ये जो तीनों एंगल्स है ना, दे आर इक्वल। मान लो अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो तीनों आपस में बराबर आ जाए, ऐसा कुछ आपको शो करना है, ठीक है। चलो, तो ये एकदम रफ फिगर है, सिर्फ आपको हल्का सा इमेजिनेशन हो जाए इसीलिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। अब मैम वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली लाइन का क्या मतलब था, सुनो। ये जो लाइंस है ना आपस में तीनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या, जैसे ये वाली लाइन थी, इसके डीसी थे L1 M1 N1, इसका डीसी था L2 M2 N2। आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये दोनों, मतलब 90 डिग्री बना रही होगी। और हम लोग जानते हैं एक रिलेशन, डायरेक्शन कोसाइंस में ना आप एक रिलेशन जानते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। जानते हो क्या, बिल्कुल जानते हैं। जितनी भी लाइंस है वो आपस में कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब थीटा कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों लाइंस की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले तो थीटा कितना है, 90, एंड cos 90 क्या होता है, 0। तो ये रिलेशन कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इन्हें ले लूं, दिस इज L3 M3 N3, इन दोनों के बीच में उसी रिलेशन को लगाऊं तो अगेन दे आर 90, मतलब cos 90 0, और L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 कितना आएगा, 0 आएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं। 0 इज इक्वल टू क्या लिखूंगी मैं, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, ओके। और इसी तरीके से क्योंकि सारी लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर होंगी। तो इनमें भी एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। ये बस मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा है। मैं इसी फॉर्मूले को इन दोनों में, इनमें और इनमें अप्लाई कर रही हूँ। अगेन दे आर 90, तो इन दोनों के जो डीसीज का प्रोडक्ट का सम होगा वो भी कितना होगा,
बराबर टू cos 90 एंड cos 90 इज 0, यानी कि एक और एक्सप्रेशन मेरे पास आएगी और कैसी आएगी, 0 इज इक्वल टू L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने कंक्लूड कर लिया। अब जो रफ फिगर अपन ने बनाया था ना, उससे हमने क्या समझा था कि एक लाइन है जिसके डीसी हमारे पास कुछ ऐसे गिवन है। एक काम करते हैं, जितने भी हमें लाइंस के डीसी गिवन है ना, उन सबको वेक्टर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, वेक्टर भी तो एक डायरेक्टेड लाइन है, राइट। तो एक वेक्टर बना लेती हूं मैं, क्या, ए वेक्टर। ए वेक्टर मैंने इसको लेके बना लिया, दिस इज L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप। फिर एक बी वेक्टर बना लो, बी वेक्टर कौन है आपका, L2 I कैप M2 J कैप N2 K कैप। फिर ले लो एक सी वेक्टर, L3 I कैप M3 J कैप प्लस N3 K कैप। इसके बाद ले लो एक डी वेक्टर, डी वेक्टर कौन है मैम, अरे यही वाला जिसका प्रोपोर्शनल, जिससे आपको हर एक एंगल्स कैसे बताने, इक्वल बताने हैं। तो डी वेक्टर मैंने इसको ले लिया, नाम क्या है इसका, इसका नाम है L1 प्लस L2 प्लस L3 I कैप प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 J कैप प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 K कैप। और हम लिख देते हैं कि लेट, क्या, एंगल्स की बात है ना, तो लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच में है, अल्फा किसके बीच में है, ए एंड डी। ओके, तो अल्फा मेरा एंगल है बिटवीन ए एंड डी वेक्टर, बीटा मेरा एंगल है किसके बीच में, बी एंड डी वेक्टर। ओके, एंड गामा मेरा एंगल है सी एंड डी वेक्टर के बीच में रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल लिख लेना। ठीक है, ये मैंने एंगल्स बता दिए। अब सबसे पहले मैं निकालती हूँ कॉज अल्फा, राइट। चलो आ जाओ, कॉज अल्फा पे चलते हैं अपन। यही फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, ये वाला, ठीक, क्योंकि डीसीज है ना मेरे पास। तो कॉज अल्फा, सबसे पहले कॉज अल्फा किन के बीच में एंगल है, ए एंड डी के बीच में। इसका डीसी इंटू इसका डीसी, ठीक, प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू कॉज अल्फा। तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू लिख देती हूं मैं L1 इंटू L1 प्लस L2 प्लस L3, राइट, प्लस M1 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस N1 इंटू N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, ओपन कर दो ब्रैकेट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को फॉर्मूले में, ठीक। चलो आ जाओ, सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ओपन करें, दिस इज L1 स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर वाले टर्म्स है ना मैं अभी अरेंज करके लिख रही हूँ, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस L1 L2, 1 वाले टर्म साथ में लिख रही हूँ मैं, M1 M2 प्लस N1 N2 प्लस L1 L3 प्लस, कहाँ गया, M1 M3 प्लस N1 N3। सारे टर्म्स आ गए और अरेंज भी हो गए। अब आप लोग जानते हो, इधर आ जाओ, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर कितना है, 1। तो ये तो आपका 1 हो गया। सो कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1। इसको देखो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कितना है, 0, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन कितना हो गया, 0। इसको पकड़ो, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको कॉज अल्फा 1 मिल रहा है। अब ऐसे ही ना आप लोग कॉज बीटा निकालोगे, सिमिलरली आपको कॉज बीटा भी 1 मिलेगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, सिमिलरली कॉस बीटा भी आपको 1 मिलेगा, क्योंकि कॉस बीटा किसके बीच का एंगल है, बीटा एंगल है आपका बी एंड डी के बीच में। तो L2 L1 प्लस L2 प्लस L3, इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। तो यहाँ से सेम उसी तरीके से आपको वो चीज़ मिल जाएगी, 1 ही आएगा। ओके, और इसी तरीके से कॉस गामा भी आपको 1 मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा
एंड कॉस गामा, तीनों आपस में कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। और हमें यही तो प्रूव करना था कि वो जो लाइन है ना जिसकी डीसी ये है, उसने क्या किया, वो इक्वल एंगल बना रहा है सबके साथ, मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर आ रहा है, तो बिल्कुल आ गया बराबर। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे ये चीज़ समझ गए ना आप लोग, कॉस बीटा खुद निकालना 1 ही आएगा, सिमिलरली कॉस गामा भी 1 आएगा, तीनों बराबर है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलो आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो इसके साथ ही आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूरे खत्म हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। टिल देन आप लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इन सब की प्रैक्टिस करके रख लेना। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हो। तो जब आप सर्च करेंगे ना, आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में आप देखोगे जो भी कोर्स आपको पढ़ना है ना, सब आपको अरेंज मिल जाएगा। सपोज आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 पढ़ना चाहते हैं, उस पर क्लिक करो। 6 to 12 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सब आपको यहाँ मिलेगा। तो अगर आप क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना चाहते हो तो वॉच नाउ पे क्लिक करो। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो एक इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि हम जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो सब यहाँ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो आप जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हो बस उसकी लिंक पे आपको करना है क्लिक, और मैं आपको मिलूंगी पढ़ाती हूँ। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एकदम न्यू चैनल है, बिल्कुल जाके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना। एंड मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। वीडियो लेक्चर्स अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करो एंड पढ़ते रहो।